Hey everyone, welcome back on the another video on Salesforce interview questions along with the answers. This is part 2 of Salesforce interview questions. I have already uploaded Salesforce interview questions part 1 in which we have discussed 10 interview questions with the answers. I have provided a link in this video description. So if you have not watched that, I would suggest you to watch. So without wasting time, let's jump in. So here are the questions that we are going to discuss in this video, and the 10 questions that we have already discussed in the previous video. You can find the link of that video in the description. So the first question is, what is user? Second question is, what is profile, role, and the difference between profile and role. So we will discuss answers of all these 4 questions together. In one answer we can cover everything related to the user, profile, role, and difference between profile and role. So first let's discuss what is user. In Salesforce, a user could be anyone who has login access to your Salesforce organization. Salesforce organization, which means you have created an org. You have created an org, developer org you have created. So in that developer org, you can create user as well. Why will be creating user? To access the data based on the license, to access the data based on the profile, and to see or control the data based on the role. So there must be a user created in Salesforce who are going to manage the data for the business. If you are running a business and you have implemented a Salesforce application, so then you need to have a user created in Salesforce who will be managing all the data related to your business or related to the customer of that business. Because Salesforce, let's discuss it in Hindi. So Salesforce में हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में. Salesforce में हम एक एप्लीकेशन डेवलप करते हैं. एप्लीकेशन क्या होता है? एक प्रोजेक्ट होता है. उस एप्लीकेशन के अंदर आपको यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा. यूज़र मस्ट है, यूज़र क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूज़र ही आपके Salesforce एप्लीकेशन के अंदर होते हैं जो डेटा को मैनेज करते हैं, डेटा क्रिएट करते हैं, डेटा एक्सेस करते हैं, डेटा को रीड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, कंपनी की इन्फॉर्मेशन को मैनेज करते हैं, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन. किसी भी तरीके का जो आपने एप्लीकेशन डेवलप किया है, उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो, तो जो डेटा स्टोर होगा वो भी यूज़र ही स्टोर करता है. सो पूरा का पूरा डेटा जो मैनेज होता है वो यूज़र के द्वारा ही मैनेज होता है. तो आपको उस एप्लीकेशन के अंदर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा. जैसे हम खुद भी अगर अपना फर्स्ट डेवलपर ऑर्ग क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक यूज़र क्रिएट होता है, क्योंकि साइन अप करने के टाइम पर हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंपनी नेम, जो भी इन्फॉर्मेशन पूछी गई थी उसके थ्रू हम साइन अप करते हैं. साइन अप करने के बाद एक लिंक आता है हमारे ईमेल आईडी के ऊपर, जो हमने ईमेल प्रोवाइड किया है उस ईमेल के ऊपर एक लिंक आता है. उस लिंक के थ्रू हम अपना पासवर्ड रीसेट करते हैं. देन ईमेल और पासवर्ड के हेल्प से लॉगिन करते हैं. तो जब लॉगिन कर लोगे तो फिर आप अपना जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम प्रोवाइड किया था साइन अप करने के टाइम पर, वो जब आप सर्च करोगे ग्लोबल सर्च में, तो आपका यूज़र दिखेगा. इसका मतलब है कि जैसे ही आपने साइन अप किया, आपका यूज़र Salesforce ऑर्ग में ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है. उस यूज़र का प्रोफाइल होगा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. तो जैसा कि आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हो उस Salesforce ऑर्ग के अंदर, जो आपका प्रैक्टिस ऑर्ग है फ़िलहाल के लिए, तो आप चाहो तो उसके अंदर और भी मल्टीपल यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो.
ओके, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड आप खुद डिसाइड कर सकते हो। देन वो क्रेडेंशियल किसी को भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसका भी यूज़र आपने क्रिएट किया है वो उस यूज़र नेम और पासवर्ड से लॉगिन करेगा एंड देन सेम ऑर्ग के ऊपर, जिस ऑर्ग के ऊपर आप हो उसी ऑर्ग के ऊपर वो आ सकता है एंड जो भी डेटा मैनेज करना है, आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी आपने प्रोफाइल उसको प्रोवाइड किया है, उस प्रोफाइल के बेसिस पर वो डेटा को मैनेज करेगा। तो ये यूज़र होता है कि यूज़र आपको सेल्सफोर्स के अंदर एक एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए यूज़र क्रिएट करना ही पड़ता है। तो जब हम यूज़र क्रिएट करते हैं उस टाइम पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, यूज़र नेम प्रोवाइड करते हैं, ओके, एंड प्रोफाइल मैंडेटरी होता है प्रोवाइड करना, प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्या प्रोफाइल होगा उस यूज़र का, ओके, क्या रोल होगा, रोल हम असाइन करते हैं। तो जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल असाइन करना मैंडेटरी होता है। आप प्रोफाइल को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो, उसको प्रोफाइल असाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोफाइल के लेवल पर ही डिसाइड होता है कि वो उस ऑर्ग के अंदर क्या क्या परफॉर्म कर सकता है। डेटा मैनिपुलेशन की एक्सेसिबिलिटी डिपेंड करती है उसके प्रोफाइल के ऊपर, कि प्रोफाइल के ऊपर जो जो आपने परमिशंस दिए हैं, एक्सेसिबिलिटीज़ की जो एक्सेसिबिलिटीज़ आपने दिए हैं वो प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल का कंट्रोल या फील्ड लेवल की एक्सेस। कोई एक प्रोफाइल XYZ नाम का एक प्रोफाइल है जिसके ऊपर मैंने कॉन्टैक्ट को देखने या क्रिएट करने या रीड करने का एक्सेस नहीं दिया है, और वो प्रोफाइल मैं असाइन कर दूं किसी एक यूज़र को, तो वो यूज़र जब लॉगिन करेगा तो उसको वो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें विजिबल नहीं होंगी। तो ये चीज़ें हम प्रोफाइल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि एक यूज़र किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, किस ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड क्रिएट नहीं कर सकता है, किस फील्ड को वो सिर्फ देख सकता है, उसके अंदर इनपुट वैल्यू एंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी एक्सेस जो होती है वो हम प्रोफाइल के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। तो प्रोफाइल ही मेन परमिशन होती है एक यूज़र के लिए, क्योंकि प्रोफाइल ही डिसाइड करती है। प्रोफाइल इज़ द बेस लाइन परमिशन फॉर अ यूज़र। ओके, एक यूज़र क्या कर सकता है उस ऑर्ग के अंदर ये डिसाइड होता है उसके प्रोफाइल पर। जैसे कि आपकी कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओके, तो उन एम्प्लॉयज़ को उनकी प्रोफाइल होती है। कोई मैनेजर होता है, कोई सीनियर मैनेजर होता है, ओके। तो ये जो सीनियर मैनेजर होता है, तो इनके लेवल पर हम उनको कुछ अथॉरिटीज़ या कुछ एक्सेस दे देते हैं कि वो किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकता है। HR है तो वो किसी को टर्मिनेट कर सकता है, प्रोजेक्ट से हटा सकता है, प्रोजेक्ट में ला सकता है, ओके। एक एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है वहाँ से, ओके। एंड देन रोल क्या होता है? रोल सिर्फ एक देखने की एक्सेसिबिलिटी देता है कि जो यूज़र है उस यूज़र को कौन सा रोल आप असाइन कर रहे हो, उस बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो रोल हायरार्की में किस लेवल पर आती है। तो वो अपने रोल की हायरार्की की डेटा को देख सकता है एंड अपने लोअर लेवल के जो रोल हायरार्की में आते होंगे, जो रोल्स होते होंगे, उनके डेटा को वो देख सकता है। जैसे आपका मैनेजर है, आपका मैनेजर अपनी इन्फॉर्मेशन देख सकता है, और उस मैनेजर के अंडर में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन को भी देख सकता है, ठीक है। आपकी सैलरी देख सकता है, लेकिन आपकी सैलरी को मॉडिफाई नहीं कर सकता है। प्रोफाइल मॉडिफिकेशन एक्सेस देता है कि प्रोफाइल के लेवल पर वो मॉडिफाई कर सकता है, चेंजेस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। लेकिन रोल के लेवल पर वो डिलीट नहीं कर सकता, क्रिएट नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ देख सकता है। ओके, अपने लेवल, उसका जो रोल है अपने लेवल खुद के इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, ठीक है, खुद की क्रिएटेड रिकॉर्ड्स को देख सकता है। देन उसके अंडर में ये नहीं कि कोई और आपका मैनेजर अगर आपका जो अप्रूवर मैनेजर है वो सिर्फ आपके डेटा को देख सकता है। इसका मतलब है कि कोई अदर एम्प्लॉयज़ के डेटा को नहीं, वो उसके अगर हायरार्की में नहीं आ रहा है तो सिंपल, ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरव्यू का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रोल एंड प्रोफाइल। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि इफ़ यू आर गोइंग इन एन इंटरव्यू ना, अगर आप 3 इंटरव्यू में जाते हो तो मान लो कि तीनों इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ जाएंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल एंड रोल एज अ फ्रेशर, और एक्सपीरियंस लेवल पर ही। ओके, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप सेल्सफोर्स की जो सिक्योरिटी मॉडल है, इसके अंदर और भी बहुत सारी सिक्योरिटी मॉडल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, सिक्योरिटी मॉडल इन डिटेल। तो उस सिक्योरिटी मॉडल में एक पार्ट प्रोफाइल एंड रोल का भी आता है। अदरवाइज परमिशन सेट भी आती है, शेयरिंग सेटिंग्स भी आती हैं, OWD ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफ़ॉल्ट ये भी आता है।
बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम एक स्मॉल आंसर डिस्कस कर रहे हैं. ओके, शॉर्ट, वी कैन से शॉर्ट एंड स्वीट आंसर. सो इजी वे में हमें कैसे समझ में आया कि प्रोफाइल क्या होता है, रोल क्या होता है. तो अभी समझ में आ गया कि आपको कि हम ऑर्ग के अंदर यूज़र को क्रिएट करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए. ओके, जब यूज़र क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल असाइन करना मैंडेटरी होता है. प्रोफाइल लेवल पर ही वो डिसाइड होता है कि वो क्या कर सकता है उस ऑर्ग के अंदर, क्या क्या एक्सेसिबिलिटीज़ हमने दी है उसके प्रोफाइल लेवल पर. देन रोल आप चाहो तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, बाद में उसको रोल असाइन कर दो, या रोल असाइन करो ही नहीं, ओके चलता ही है, लेकिन प्रोफाइल को असाइन करना ही पड़ता है. प्रोफाइल को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. प्रोफाइल के लेवल पर ये डिसाइड होता है कि वो उस ऑर्ग के अंदर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. रोल के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि उसको किन रिकॉर्ड्स की एक्सेसिबिलिटी है बेस्ड ऑन देयर रोल हायरार्की. ओके, ये याद रखो आप. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वैलिडेशन rule. Okay, so in Salesforce, validation rule ensures data quality by providing incorrect data entry. Okay, let's suppose कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, एक कस्टमर की रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है. कोई कस्टमर है, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे स्टोर करनी है. तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टोर करने के में एक ईमेल आईडी एक फील्ड है. ओके, ईमेल आईडी एक फील्ड है. मैं चाहता हूँ कि ईमेल आईडी के अंदर कोई इनवैलिड डेटा इंटर ना करे. मतलब ईमेल आईडी एक जेन्युइन ईमेल आईडी होनी चाहिए. सो ईमेल आईडी मस्ट कंटेन @. अगर ऐसा मुझे अप्लाई करने हैं तो इसके लिए दो चीज़ें हैं कि जब आप ईमेल की फील्ड क्रिएट करते हो तो उस फील्ड क्रिएट करने के टाइम पर ही आप उसका डेटा टाइप ईमेल सेलेक्ट कर सकते हो. तो वो रिक्वायर्ड हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा कि उस ईमेल फील्ड के अंदर एक ईमेल आईडी का फॉर्मेट होना चाहिए. अगर आप मिस आउट कर जाते हो, अगर आपने टेक्स्ट फील्ड लिए, उस टेक्स्ट फील्ड का नाम आपने इंटर ईमेल कर दिया और उसमें ईमेल इंटर करवाना चाहते हो, तो आप और अभी आपके वो डेटा प्रोडक्शन में, मतलब आप उसमें आप कुछ चेंजेस इस टाइम पर नहीं कर सकते हो, तो आप उसके लिए एक एक्सटर्नल वैलिडेशन रूल लिख सकते हो. वैलिडेशन रूल एक क्राइटेरिया होता है मेंशन करना, एक सिंपल टाइप का फार्मूला होता है. फार्मूला कह दो आप, या एक सिंपल क्राइटेरिया कह दो, एक रूल कह दो कि और जब कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एंट्री करता है फील्ड के अंदर वैल्यूज़ की. ओके, देन जैसे ही वो सेव करेगा तो अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी वैलिडेशन रूल क्रिएटेड है तो वो वैलिडेशन रूल चेक करेगा, सारे इनपुट फील्ड के अंदर की एंट्रीज को चेक करेगा. तो ये आप वैलिडेशन रूल किसी के भी फील्ड के लिए लिख सकते हो कि अगर आप कोई कस्टमर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो एक भी फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, सारे फील्ड के अंदर वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, या फ़ोन फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, फ़ोन फील्ड के अंदर वैल्यू इंटर होनी चाहिए. फ़ोन फील्ड के अंदर जो वैल्यू होगी वो 10 डिजिट में होना चाहिए, 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो वैलिडेशन रूल के थ्रू. वैलिडेशन रूल सिंपली एक चेक है, चेक्स. ओके, कि बिफोर सबमिटिंग द रिकॉर्ड आई हैव टू चेक द डेटा क्वालिटी. what type of data you have entered into the field, and if we have any criteria, any condition or any checks that we have implemented in the validation rule, that will automatically execute and verify. Okay, verify all the entries, all the data that you have entered in the input boxes. ओके, एंड अगर कहीं पर मिसमैच होता है, कहीं पर डेटा एंट्री गलत होती है, तो वो एक एरर मैसेज थ्रो करेगा और आपका रिकॉर्ड को सेव नहीं करने देगा. ओके, दैट इज सिंपल अ वैलिडेशन रूल. देन व्हाट इज़ अ वर्कफ्लो रूल? What is a workflow rule in Salesforce? Workflow rule is an automation tool. ओके, एक ऑटोमेशन टूल होता है सेल्सफोर्स के अंदर. बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं. वैलिडेशन रूल भी उसी का पार्ट होता है, ऑटोमेशन टूल का ही पार्ट होता है. वर्कफ्लो रूल होता है ऑटोमेशन टूल, वर्कफ्लो रूल भी ऑटोमेशन टूल होता है. अप्रूवल प्रोसेस ऑटोमेशन टूल होता है. असाइनमेंट रूल होता है, केस असाइनमेंट रूल होता है, एस्केलेशन रूल होता है. ओके, फ्लो होता है, प्रोसेस बिल्डर होता है. सो बहुत सारे ऑटोमेशन टूल्स होते हैं. But now we have to discuss about only the workflow rule. Later in further videos, in upcoming videos, we will discuss each and everything. Okay, I'll make a video on the automation tools. Okay, a separate video on the automation tool. So workflow rule is an automation tool, okay, used to trigger actions.
that will be used to trigger actions. Okay, and what type of action we can trigger? We can send email alert, we can update the field, and we can create the task when a certain conditions are met. जैसे कि आप कोई एक यूज़र है जो अपॉर्चुनिटी की रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है. ओके, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक यूज़र है जो अपॉर्चुनिटी की रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है. उस अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड के ऊपर एक डिस्काउंट का फील्ड है. तो मैंने क्या एक कंडीशन मेंशन कर दिया है कि अगर वो डिस्काउंट फील्ड के अंदर 30 या 30 से ज़्यादा % का डिस्काउंट इंटर करता है तो उसके मैनेजर को, उस यूज़र के मैनेजर को एक ईमेल ट्रिगर होना चाहिए कि इस यूज़र ने 30% या 30% से ज़्यादा का डिस्काउंट दिया है. ओके, तो इसके लिए हम एक वर्कफ्लो रूल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, और सेकंड क्या होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट, जैसे अपॉर्चुनिटी का रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो, तो उसके किसी फील्ड के वैल्यू के बेसिस पर किसी दूसरे फील्ड की वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो. कि अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड, किसी ने अपॉर्चुनिटी ओपन होती है, ओके ओपन होती है, अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड होती है, तो अगर ओपन अपॉर्चुनिटी है तो नो इश्यूज़, कोई बात नहीं. अगर कोई अपॉर्चुनिटी को क्लोज़ करता है तो क्लोज रीज़न के अंदर कोई रीज़न ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए, कुछ वैल्यू आ जानी चाहिए उसके अंदर. ओके, जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी को क्लोज़ करता है, अपॉर्चुनिटी स्टेज नाम का एक पिक लिस्ट फील्ड होता है. उस पिक लिस्ट फील्ड में ओपन से वैल्यू को ओपन से चेंज करके अगर क्लोज्ड करता है अपॉर्चुनिटी को, तो अपॉर्चुनिटी क्लोज्ड रीज़न एक अलग एक फील्ड होगी. इनपुट टेक्स्ट फील्ड हो सकती है, टेक्स्ट एरिया फील्ड हो सकती है. उसके अंदर अगर आप कुछ वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट करना चाहते हो बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटी स्टेज फील्ड वैल्यू चेंजेस फ्रॉम ओपन टू क्लोज्ड, तो आप उस दूसरे फील्ड के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर सकते हो या किसी भी फील्ड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन एनी एक्शन. तो किसी भी एक्शन के ऊपर कुछ अगर आप अपडेट करना चाहते हो या कुछ उससे रिलेटेड कोई टास्क क्रिएट करना चाहते हो कि एक अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड क्रिएट है, जैसी अपॉर्चुनिटी रिकॉर्ड क्रिएट होती है उस अपॉर्चुनिटी का जो ओनर है उसके लिए मैं कुछ टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ और वो टास्क ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटी को ओनर को असाइन रहेगी. ओके, और उसका एक ड्यू डेट रहेगा कि इतने ड्यू डेट के अंदर वो टास्क उसको कंप्लीट करने हैं. तो किसी भी टाइप का कोई टास्क हम असाइन कर सकते हैं कि जैसे ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है तो अपॉर्चुनिटी का जो ओनर है जिसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उसको एक 3-4 टास्क असाइन हो जाएगी. विद इन दिस मच ऑफ टाइम वी हैव टू कंप्लीट दिस टास्क. तो वर्कफ्लो रूल के थ्रू ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर गवर्नर लिमिट इन सेल्सफोर्स. दिस इज द most important question related to the Salesforce interview. Okay, if you are going in 5 interviews now, almost 3 to 4 interviewers will ask you what is governor limit in Salesforce. Okay, so governor limit is also a big topic. So I have noted down everything. I'll create a separate video only on the governor limit. Okay, because governor limit is the most important. मैंने बहुत जगहों पर इंटरव्यू दिया है और ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यूअर हैज़ आस्क्ड मी दिस टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ गवर्नर लिमिट. सो अभी ओवरव्यू देखेंगे व्हाट इज़ गवर्नर लिमिट, एंड इन अपकमिंग वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नर लिमिट इन डिटेल. ओके, सो गवर्नर लिमिट इन सेल्सफोर्स आर अ सेट ऑफ रन टाइम लिमिट enforced by the Salesforce platform to ensure that no single customer's code consumes too many shared resources. Forget about the definition. Easy language में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सेल हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. ओके, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, गवर्नर लिमिट इज़ नॉट अ बिग थिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल. सो लेट्स सपोज सेल्सफोर्स इज़ अ बिग शेयर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग. सेल्सफोर्स एक बहुत बड़ा एक शेयर्ड अपार्टमेंट बिल्डिंग है. एक बिल्डिंग है जो कि शेयर्ड है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट्स हैं और लोग उसमें रहते हैं. सो गवर्नर लिमिट क्या करता है? गवर्नर लिमिट मेक श्योर नो वन पर्सन यूज़ ऑल दी. अब कोई बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के अंदर वाटर सप्लाई भी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी रहेगी, इंटरनेट भी रहेगा. तो वो जो वाटर है किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट के लिए नहीं है, वो वाटर टैंक ऊपर लगी हुई है वो सभी के लिए अवेलेबल है. इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है. इंटरनेट जो है वो सभी फ्लैट्स के लिए अवेलेबल है. तो लेट सपोज कि कोई एक फ्लैट सारे वाटर को कंज्यूम कर लेता है, सारे वाटर को यूज़ कर लेता है, सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेता है या सारे इंटरनेट को यूज़ कर लेता है. तो व्हाट अबाउट दी अदर फ्लैट्स, वो क्या करेंगे? तो सेल्सफोर्स ऐसे लिमिट सेट कर देता है. क्यों? क्योंकि सेल्सफोर्स
रन्स ऑन अ मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। बहुत सारे कस्टमर्स शेयर करते हैं सेम इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेल्सफोर्स के अंदर मल्टीपल जो कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ कस्टमर्स विल शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो इट लिमिट्स प्रिवेंट मोनोपोलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो एक ही यूज़र अगर कुछ कोड लिख रहा है और उसका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो हो रहा है, बहुत टाइम से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो क्या करेगा, जो मेमोरी है, जो रिसोर्स है, उसको वो कंज्यूम, वो ऑक्यूपाई करके रखेगा। तो फिर जो और भी सारे यूज़र्स हैं जिनके और भी कोड्स हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं, वो कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे। सो क्योंकि रिसोर्स शेयर्ड है, किसी का एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिसोर्स नहीं है, एक ही रिसोर्स है विच इज़ शेयर फॉर ऑल द यूज़र्स इन सेल्सफोर्स। सो इसलिए इसमें CPU टाइम लिमिट सेट है कि अगर कोई कोड एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वो वहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा, CPU टाइम लिमिट एक्सीडेड का एरर आ जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप एग्जीक्यूट कर, आपने अगर कोई SQL क्वेरी लिखी है और उस क्वेरी में डेटा रिट्रीव कर रहे हो तो आप 50,000 ही डेटा रिट्रीव कर सकते हो, उससे ज़्यादा रिट्रीव नहीं कर सकते। ओके, तो इस टाइप की लिमिट सेट कर रखी है सेल्सफोर्स ने ऑटोमेटिकली। तो ये बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स के लिमिट्स हैं सेल्सफोर्स के अंदर। ओके, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गवर्नर लिमिट्स अवेलेबल रिलेटेड टू सेल्सफोर्स, रिलेटेड टू एपेक्स, ओके, रिकॉर्ड्स, हीप साइज, ओके, CPU टाइम, कॉल आउट्स, HTTP कॉल आउट्स, ओके, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ओके, ऑर्ग लिमिट्स है, स्टैटिक लिमिट्स है, बहुत सारे लिमिट्स हैं सेल्सफोर्स के अंदर। हम वो सारे लिमिट्स डिस्कस करेंगे इन दी अपकमिंग वीडियो इन डिटेल। सो इस वीडियो में व्हाट इज़ गवर्नर लिमिट, सिंपल व्हाट इज़ गवर्नर लिमिट डिस्कस करने के लिए, गवर्नर लिमिट इन सेल्सफोर्स आर अ सेट ऑफ रन टाइम लिमिट इन्फोर्स्ड बाय द सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म टू इंश्योर दैट नो सिंगल कस्टमर consumes all the shared resources like CPU, memory, database queries, etc. One more time, governor limit in Salesforce are a set of runtime limits enforced by the Salesforce platform to ensure that no single customer consumes too many shared resources. Okay, this is governor limit. Then the next question is, what is sandbox in Salesforce? Okay, what is sandbox in Salesforce? So sandbox is a copy of your production environment used for testing and development without affecting live data. Up when you will start working on the project in real time project in company na, so you are there as an employee, okay, and you are working on the project and you are not alone working on the project. आप सिर्फ अकेले एक प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रहे होंगे, वहाँ पे और भी एम्प्लॉयज़ होंगे, ओके, जो आपके साथ सेम प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो प्रोजेक्ट क्या होता है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट। ओके, जब हम क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, ओके, देन उससे एक प्रोजेक्ट बन जाता है, एक एप्लीकेशन बन जाती है। तो जब आप उस प्रोजेक्ट का, उस एप्लीकेशन का कोई एक मॉड्यूल डेवलप कर लेते हो तो उस मॉड्यूल को फिर हमें शो किया जाता है कस्टमर को। कस्टमर, ओके, जो ये प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, जो हमारा एंड यूज़र यूज़ कर, उससे पहले जो क्लाइंट, हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको हम शो करते हैं। शो करने के बाद क्लाइंट वेरीफाई करता है कि या इट्स ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड, फंक्शनलिटी एंड एवरीथिंग इज़ एज पर द मार्क, ओके, सब ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उस चेंजेस को, जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, जहाँ पर हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो एक प्लेस होता है, एक ऑर्ग होता है, एक इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। देन उस इम्प्लीमेंटेशन को, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, जिसको क्लाइंट ने वेरीफाई कर दिया है टेस्ट करने के बाद, उसको हम एक फेयर इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर देते हैं, मूव कर देते हैं, जिसको प्रोडक्शन बोली जाती है। प्रोडक्शन का मतलब कि वहाँ पर कोई डायरेक्टली उस ऑर्ग के अंदर, वो भी एक ऑर्ग होता है, सेल्सफोर्स का एक ऑर्ग होगा, एक इन्वायरमेंट होगा, लेकिन उस ऑर्ग के में भी यूज़र क्रिएटेड होंगे, लेकिन उसमें कोई डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता है, डायरेक्टली कोई चेंजेस नहीं करता है। कुछ भी मॉडिफिकेशन आती है, कुछ भी चेंजेस आती है, तो दूसरा एक जो लोअर इन्वायरमेंट होता है उसमें चेंजेस किए जाते हैं, चेंजेस को वेरीफाई की जाती है, चेंजेस को टेस्ट किए जाते हैं, उनकी डेमो होती है, क्लाइंट उसको वेरीफाई कर देता है, देन उसको हम प्रोडक्शन के अंदर मूव कर देते हैं। सिंपल, जैसे हमारे पास 2 पेपर होते हैं, एक पेपर के ऊपर हम रफली कैलकुलेशन करते हैं, जब कैलकुलेशन करेक्ट हो जाता है, हमारा आंसर करेक्ट आ जाता है, तो उस जो भी हमने मेथडोलॉजीज अप्लाई की है, जो भी प्रोसेस हमने अप्लाई किया है, उसका एक फेयर बना लेते हैं,
ताकि उस एक नोटबुक के अंदर फेयर हम बना लेते हैं। ओके, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं करते। जो भी हमें इधर उधर की चेंजेस करनी रहती है, एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करने रहते हैं, वो हम दूसरे एक नोटबुक में करते हैं। जब हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, करेक्ट आंसर मिल जाता है, तो उसका हम एक फेयर बना लेते हैं। तो जो फेयर है ना, वो प्रोडक्शन है, और वो प्रोडक्शन की कॉपी ही को ही सैंडबॉक्स बोला जाता है। प्रोडक्शन की कॉपी को, क्योंकि बनाया तो आपने एक इन्वायरमेंट से ही है ना। जब वो वर्क करके तो उसको आपने मूव कर दिया दूसरे इन्वायरमेंट में, तो जो पहला इन्वायरमेंट है वो सैंडबॉक्स हो गया, जो सेकंड इन्वायरमेंट, फाइनल इन्वायरमेंट है, वो प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन की कॉपी को हम सैंडबॉक्स बोलते हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन की जाती है एप्लीकेशन की। देन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैंडबॉक्स? कितने टाइप्स की सैंडबॉक्स होती हैं? सो डेवलपर सैंडबॉक्स होता है फॉर कोडिंग एंड टेस्टिंग इन आइसोलेशन। एक डेवलपर सैंडबॉक्स होता है जहाँ पे कोडिंग की जाती है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन किए जाते हैं, और उनकी टेस्टिंग की जाती है। जैसे एज आई ऑलरेडी डिस्कस इन दी व्हाट इज सैंडबॉक्स आंसर। ओके, देन डेवलपर प्रो, मोर स्टोरेज एंड देन डेवलपर। इसमें ज़्यादा स्टोरेज होती है। एक दूसरा सैंडबॉक्स होता है डेवलपर प्रो, और एक होता है पार्शियल कॉपी, जिसमें सैम्पल डेटा इंक्लूड्स रहता है। एक होता है फुल कॉपी ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जब आप डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट के अंदर कितने सैंडबॉक्सेस हैं। मल्टीपल सैंडबॉक्सेस हो सकते हैं, लोअर इन्वायरमेंट, देन मिडिल इन्वायरमेंट, देन टेस्ट इन्वायरमेंट, देन क्यूए इन्वायरमेंट, देन प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। बहुत सारे इन्वायरमेंट हो सकते हैं। तो अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर में अलग अलग चीज़ें रहती है। एक इन्वायरमेंट में हम सिर्फ डेवलपमेंट करते हैं, दूसरे इन्वायरमेंट में सिर्फ टेस्टिंग करते हैं, तीसरे इन्वायरमेंट के अंदर में हम उसमें ज़्यादा स्टोरेज होने की वजह से हम उसमें डेटा स्टोर करके रखते हैं, एज अ बैकअप कॉपी स्टोर करके रखते हैं कि कुछ प्रोडक्शन में कुछ इश्यूज़ आ जाता है तो हम वहाँ से डेटा को मूव कर सकें। देन पार्शियल कॉपी होती है जिसमें सैम्पल डेटा रखी जाती है प्रोडक्शन की। एक फुल कॉपी होती है जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन के जैसा रहता है। इसमें क्या होता है, कुछ एक वीकली बेसिस पर या 15 डेज़ पर या मंथली बेसिस पर डेव रिफ़्रेश होता है। डेव रिफ़्रेश का मतलब कि जो भी आपने लोअर इन्वायरमेंट के अंदर में चेंजेस किए, इम्प्लीमेंटेशन किए, रफली इम्प्लीमेंटेशन किए, कुछ भी उसके अंदर ऐड कर दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन एट द एंड आपने रिज़ल्ट लाया है, फंक्शनलिटी अचीव की है, देन उसको मूव कर दिया आपने प्रोडक्शन के अंदर। देन उस लोअर इन्वायरमेंट को रिफ़्रेश किया जाता है। रिफ़्रेश करने का मतलब कि जो प्रोडक्शन मेन इन्वायरमेंट है वहाँ से सारा डेटा लोअर इन्वायरमेंट के अंदर ला करके दोनों को मैच कर दी जाती है। तो ये रिफ़्रेश होता रहता है वीकली या फिर मंथली बेसिस पर। देन व्हाट इज़ अ रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड? Simple. Report is a tabular or graphical representation of data. Tabular or graphical representation of data. जो भी आपने डेटा क्रिएट किया है, कस्टमर का डेटा जो आपने क्रिएट किया है, तो अगर कोई कंपनी बोलती है कि हमारे पास लास्ट मंथ में कितने कस्टमर्स ऐड हो चुके हैं, उनका एक रिपोर्ट मुझे दो, तो आप वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। या फिर कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने कुछ ऑर्डर्स किए हैं, कितने कस्टमर्स हैं जिन्होंने इस टाइप का प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, कितने कस्टमर्स हैं जो अब वो एक्टिव नहीं है हमारे साथ, ओके, कितने कस्टमर्स हैं जो अब हमसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। तो उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके आप शेयर कर सकते हो। सो दैट इज़ द रिपोर्ट। वी कैन सिंपली फिल्टर आउट द रिपोर्ट। डैशबोर्ड इज़ विजुअल डिस्प्ले ऑफ रिपोर्ट यूजिंग चार्ट्स एंड मैट्रिक्स। जो आपने रिपोर्ट जनरेट किया है उस रिपोर्ट्स को ये चार्ट्स और मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा करके ये चार्ट्स का ही यूज़ करती हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, विच मीन्स चार्ट्स जो कैंडल स्टिक्स, कैंडल बार्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके की चार्ट्स होती है, बार चार्ट और ग्राफिकल चार्ट, बहुत सारे टाइप्स की चार्ट्स होती हैं। तो उस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट जनरेट कर लो। रिपोर्ट को फिर आप डैशबोर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हो, उसके चार्ट्स के फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में देखने के लिए। तो रिपोर्ट्स की भी टाइप्स होती हैं। ओके, टेबुलर रिपोर्ट होता है, समरी रिपोर्ट होता है, मैट्रिक्स रिपोर्ट होता है, जॉइंट रिपोर्ट होता है। सो वी विल डिस्कस द रिपोर्ट ऑल्सो इन द अपकमिंग वीडियो। सो इन दिस वीडियो we only have discussed, like we have quickly have gone through the questions and the quick answers that will help you in the interview के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनसे क्वेश्चन पूछता है और आपको इतने में ही आंसर, क्योंकि इंटरव्यू विल बी नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इट विल बी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। तो इतने में कितना आंसर आप करोगे? तो एक इंटरव्यू में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप ये जो आंसर है आप डेफिनेटली ये आंसर करो,
you will get the job definitely. If you are able to answer what I'm explaining right now, so it will help you to get a job. So further I'll upload more videos on the interview questions. So I have created two playlists. One playlist I've created for the interview questions only, and the other playlist that I have created in which I'm uploading videos related to Salesforce from beginner to advanced, which means from Salesforce from scratch to end, okay, from start to end. So we have started uploading. I've started uploading video in which we are discussing from creating the app, custom object, page layout, record types. Then later we will discuss workflow rule, formula field, approval process, and flows, process builder, report, dashboard, okay, apex, trigger, SQL query, LWC, everything we will be discussing, everything, okay. I'll cover, and I'll upload video related to them. So if you have not subscribed to my channel, so just subscribe it and click on the bell icon to get the notification. Whenever I'm uploading the video, you will get the notification, okay. So if you really want to learn Salesforce, so this is the best place here, okay. क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही easy और simple language में, मेरा मोटिव सिखाने का, मेरा मोटिव ये शो नहीं करने का है कि मुझे कितना आता है, ठीक है, मुझे ऐसा बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करके, और मैं जब आपको समझ में नहीं आया तो मुझे अच्छे से कम्युनिकेट करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो बेटर यह है कि आपको समझ में आना चाहिए. आप जब ये जर्नी स्टार्ट करोगे तो एंड में आपको लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ से मैंने कुछ सीखा है. नाउ आई डोंट हैव टू गो फॉर एनी इंस्टीट्यूट टू पे फॉर टू कंप्लीट दिस टाइप ऑफ कोर्स, ओके. यू विल नॉट, okay, this will not be there. So you can learn everything from this. So just if you like it, so just press the like button and subscribe it. And thank you for watching the video. We'll meet in the next upcoming video I'll upload, okay. Thank you so much.